हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, आज हमारी साइंस की क्लास यानी कि दूसरी साइंस की क्लास है। जैसा कि आपको पता है, इस क्लास में हम आपके साथ पिछली परीक्षाओं में पूछे गए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देरी न करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों के यानी पक्षी वर्ग की विशेषता नहीं है, जिसको पक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं एव्स की विशेषता नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है, पूंछ के आधार पर तेलीय ग्रंथि को छोड़कर ग्रंथियों के बिना त्वचा शुष्क होती है। यानी कि इसमें बोला गया है कि यानी कि उनके जो पंख होते हैं, पंख में थोड़ा सा मोम सा लगा होता है और बाकी की त्वचा शुष्क होती है। उनके पास चोंच होती है। हाँ, ठीक है। और सी ऑप्शन है, पश्चपाद को पंखों में बदल दिया गया है। यानी कि जो पिछला पश्चपाद यानी जो पीछे के पैर है, उनको पंखों में बदल दिया गया है। अगला ऑप्शन है, पंखों की उपस्थिति और उनमें से अधिकांश उड़ानहीन पक्षियों को छोड़कर सभी उड़ सकते हैं। तो बताइए कौन सा गलत है। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन सी, पश्चपाद को पंखों में बदल दिया जाता है। ये हमारा गलत है। पश्चपाद नहीं आएगा, अग्र आएगा। यानी कि जो आगे के हाथ होते हैं वो पंखों में बदले जाते हैं, ना कि पीछे के। और बाकी सभी एकदम ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता, जड़ता, बल, गति या वेग। तो कौन सा नहीं रहता। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, बल। अकेले का मतलब है यानी कि कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, कमजोर लगेगा, वीक यानी स्ट्रोंग लगेगा, ऐसे पूछा है। तो कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं रहता। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, बल। अगला प्रश्न है, सुकेंद्रिक कोशिका भित्ति अकेंद्रिक से किस प्रकार भिन्न होती है, यह किसकी उपस्थिति से होता है। हमारा सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन है, कोशिकार, डायमिनोपिमेली कमल, मुर्मी कमल या पेप्टिडोग्लाइकिन। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन ए, कोशिकार। अगला प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वोलेस ने किस वर्ष विकासवाद के वैध सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ऑप्शन है 1843, 1859, 1801, 1826। तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, 1859 में किया था। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या ऑप्थेल्मोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें हिंदी दे रखी है, तो सभी पहचान गए होंगे कि पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। अगर ये ना दे यानी कि इनको काट दे और इसमें से पूछे, तो आपको ध्यान में रखना है कि पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती। बायोगैस में तो CO गैस नहीं होती, H2S नहीं होती, CH4 या CO2। तो बायोगैस में पता है आपको गोबर गैस बोलते हैं। तो कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती, तो इसमें नहीं होती, ऑप्शन ए, CO गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं होती। सल्फर वाली भी होती है, मीथेन भी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी के प्रारंभिक जीवों ने धीमे लेकिन निरंतर परिवर्तनों के माध्यम से विभिन्न नए रूपों में विविधता प्राप्त की, यह किस जैविक प्रक्रिया की परिभाषा है। तो आपके पास ऑप्शन है, विकास की है, आनुवांशिकता की है, वर्गीकरण की है या समन्वय की है। बताइए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वो विकास की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या वॉशिंग पाउडर। तो किसके लिए किया जाता है क्लोरीन गैस का उपयोग। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वंशानुक्रम की इकाई है। कोशिका है,
क्रोमेटीन है, गुणसूत्र है या जीन है? तो वंशानुक्रम की जो इकाई होती है वो कौन सी है? ऑप्शन डी, जीन। अगला प्रश्न है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो आपके पास ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सेल थोड़ी होती है, तो यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सेल बटे हुए होते हैं जिसको हम के, एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। तो जो फर्स्ट कक्ष होता है या फर्स्ट सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेक्स्ट में आएंगे 8 और उससे अगले में आएंगे 18, फिर 18, ऐसे बढ़ते जाएंगे, फिर आगे 32, ऐसे के एल एम एन की ये सीरीज चलती रहती है। तो इसमें बोला है कि 36 है। तो अब हम देखो इसको करेंगे, तो पहले में 2 आ जाएंगे, अगले वाले में कितने आएंगे? 8, फिर आ जाएंगे 18। अब कितने बच गए? 8 और बच गए। तो नेक्स्ट में आ जाएंगे 8 और आ जाएंगे। तो देखो 2, 8, 18 और 8, ये किसका है, कौन से ऑप्शन में है? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 2, 8, 18 और 8, इसको टोटल करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, फर्स्ट सेल में 2, फिर 8, नेक्स्ट में 18, फिर 18, फिर 32, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे में हमें 36 को अरेंज करना है, तो इसमें आ जाएगा 2, 8, 18 और 8। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु स्थिर त्वरण के साथ विश्राम से बढ़ना शुरू करती है तो इसका वेग बताइए। वेग क्या होगा? समय के व्युत्क्रमानुपातिक, समय के अनुपातिक, या समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक, या समय के वर्ग के अनुपातिक। अब व्युत्क्रमानुपातिक मतलब होता है कि टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेग, वेलोसिटी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समय के अनुपातिक यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे बढ़ते हैं। धातु की अमल के साथ प्रतिक्रिया होने से क्या बनता है? क्षार और क्लोरीन, क्षार और अलमारी, क्षार हाइड्रोजन या क्षार पानी। तो जब धातु की अमल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक तो क्षार मिलेगा और उसके साथ हाइड्रोजन मिलेगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानवों में जीन किस पर स्थित होते हैं? बताइए। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, या गुणसूत्र या क्रोमोसोम में? तो किस पर होते हैं? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणसूत्र क्रोमोसोम में। अगला प्रश्न है, जीवों के किस समूह का शरीर गोलाकार और अनुदैर्घ्य मांसपेशी फाइबर दोनों से बना होता है, जो एक नम्र कोशिकीय छल्ली से घिरी होती है और जो एक बाह्य त्वचाभ उपकला द्वारा स्रावित होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मल एपिथेलियम? तो बताइए क्या है वो? आर्थ्रोपोडा है, एनेलिडा है, प्ले हेलमेंटेंथियस है, या सिलेंट्रेटा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा है? ऑप्शन बी, एनेलिडा है। अगला प्रश्न है, यदि यानी किससे अधिक जैव विविधता उत्पन्न होती है? तो किसकी उपस्थिति से होती है? लैंगिक प्रजनन, द्विलैंगिक विखंडन, वनस्पति प्राशरण, या अलैंगिक प्रजनन? तो बताइए चारों में से कैसे होगा जैव विविधता उत्पन्न? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंगिक प्रजनन होगा, तभी तो पीढ़ी आगे बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड, परमाणु झिल्ली, नाभिक, या केंद्र? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होगा? जब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनेंगे तो क्या होगा? वो न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अगला है, दूध में कौन से रोगाणुरोधी एंजाइम मौजूद होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, लैक्टेज, इन्वर्टेज, लाइपेज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, मोनोज, लिपोफैक्टिन, लाइपेज और लैक्टोज,
लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सीडेज या लाइसोजाइम। तो कौन सा मिलेगा दूध में? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सीडेज और लाइसोजाइम। अगला है, नीचे दी गई सूची में उस लक्षण का चयन कीजिए जो उपार्जित होते हैं लेकिन वंशागत नहीं होते। यानी कि क्या होते हैं, वैसे तो आ जाएंगे लेकिन वंश के अकॉर्डिंग, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे पूर्वजों में है, जो हमारे माँ बाप में होंगे वही हमारे में आ जाएगा। तो नेत्रों का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का आकार या बालों की प्रकृति। तो क्या नहीं हो सकता वंशानुगत? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर का आकार। नेत्रों का रंग हो सकता है भाई, जैसे हमारे माँ बाप का होगा या दादा दादी का, नाना नानी का, किसी का भी होगा तो हमारा भी हो सकता है। त्वचा का रंग भी हो सकता है वंशानुगत। बालों की प्रकृति भी हो सकती है कि घुंघरालू हैं, काले हैं, भूरे हैं, सीधे हैं। लेकिन जो शरीर का आकार है वो वंशानुगत नहीं है। यानी कि अगर हमारे माँ बाप मोटे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम भी मोटे ही हों, हम पतले हो सकते हैं। उनका आकार अगर छोटा है तो हमारा बड़ा हो सकता है। तो ये वंशानुगत नहीं है। अगला देखें, न्यूटन के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किसके सीधे समानुपाती होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उसके द्रव्यमान के योग के, उसके मध्य दूरी से, उसके द्रव्यमानों के गुणनफल से, उसके मध्य दूरी के वर्ग से। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? किसके समानुपाती होता है? उसके द्रव्यमानों के गुणनफल से। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है, F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो न्यूटन का पूछा है किसके, दो वस्तुओं के मध्य। तो दो वस्तु कौन सी होगी? m1 और m2। तो द्रव्यमानों के गुणनफल से, तो m(1) मल्टीप्लाई m2 होगी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीन होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीन होता है, प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए एक जीन होता है, वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है। तो क्या गलत है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है। ये गलत है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री में नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। आप हमारी ऐप पर नौकरी एस्पिरेंट ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। वहाँ पर भी आपको फ्री में पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपको सभी अवेलेबल हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा दिए गए कार्य की दर को मापती है? कार्य की दर से रिलेटेड बल है, ऊर्जा है, शक्ति है या संवेग है? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी, शक्ति। अगला है, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? 23, 26, 19, 22। तो सभी को पता है कि कितने होते हैं मनुष्य में युग्म के मौजूद। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 23। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 23 होंगे या 22 होंगे, लेकिन इसमें टोटल पूछा है। ये नहीं पूछा कि भाई लिंग गुणसूत्र बताओ या वैसे बताओ कैसे होंगे, सीधे पूछे कितने युग्म, तो 23 आएंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? परमाणु द्रव्यमान संख्या के घटते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में या परमाणु संख्या के घटते क्रम में? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? कैसे व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, यानी कि जो एलिमेंट पहले छोटा है पहले उसको, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, ऐसे रखा गया है। अगला है, अंग जिसकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? एनालोगस अंग, होमोलोगस अंग, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस? यानी कि वे अंग बताओ जिसकी संरचना और घटक तो भिन्न होते हैं लेकिन उनका कार्य समान होता है, उनको क्या बोलते हैं? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, एनालोगस अंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल तितली
और मधुमक्खी। तितली के जो पंख होते हैं और उसकी संरचना होती है वो अलग होती है, और मधुमक्खी के पंख छोटे होते हैं, पतले होते हैं, उनकी अलग होती है, लेकिन उनका कार्य सेम होता है। क्या सेम होता है? उड़ने का काम करते हैं पंख। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लो, व्हेल ले लो, डॉल्फिन ले लो, दोनों के पंख अलग होते हैं लेकिन काम तैरने का सेम होता है, विंग्स बोलते हैं जिनको। अगला प्रश्न है, यदि एक डोबेराइनर त्रिक से पहले और तीसरे सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या है? यानी कि जो डोबेराइनर है उसने त्रिक सिद्धांत दिया था, तो उसमें से बोल रहा है कि 3 एलिमेंट होते हैं, तो पहला और तीसरा कौन कौन सा है? फास्फोरस और एंटीमनी है, तो दूसरा बताना है। तो इसका जो त्रिक सिद्धांत है उसमें कहा गया था कि जो दूसरा जो सदस्य स्थान है, जो दूसरा एलिमेंट होगा, उसका जो द्रव्यमान है वो पहले और तीसरे द्रव्यमान का औसत होगा। तो आयोडीन है, सल्फर है, कैल्शियम या आर्सेनिक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आर्सेनिक का जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, वो फॉस्फोरस और एंटीमनी के परमाणु द्रव्यमान का उनका जोड़ेंगे उसका औसत है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस घटक में कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका झिल्ली या कोशिका द्रव? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, केंद्रक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? गेहूं, सोयाबीन, अरंडी या सरसों? यानी कि उस बीज का नाम बताइए जिसमें प्रोटीन भी है और वसा यानी तेल भी है। तो किस में है? ऑप्शन बी, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेंकाइमा या कोलेनकाइमा? तो किसकी वजह से होता है बताइए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलेनकाइमा की वजह से पौधों में लचीलापन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अंगूर की जो बेल होती है, अंगूर की जो बेल होती है वो उसमें लचीलापन ही तो होता है, बेल हो गई वो किसी सहारे पर ही चढ़ेगी। जाइलम का काम होता है पौधों की जड़ों से जल और खनिज पदार्थ पौधों तक पहुंचाना। फ्लोएम का काम होता है भोजन। और जो स्क्लेरेंकाइमा होता है वो पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है यानी कठोरनेस लाता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव में श्वसन अंगों के सही क्रम का चयन कीजिए। आपके पास देखो 4 ऑप्शन है, तो सही बताना है कि यानी कि पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो हमारा सही जवाब है पहले ग्रसनी आएगी यानी कि मुख के बाद ग्रसनी, फिर स्वर यंत्र जिसको एडम्स एप्पल जो बोलते हैं, लैरिंक्स, फिर श्वास प्रणाल आएगा, फिर श्वास नली आएगी, फिर कुपिका आएगी। तो ऑप्शन बी एकदम सही है। अगला, निम्नलिखित में से पौधों में मृत उत्तक कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है कोलेनकाइमा जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थूलकोण उत्तक, क्लोरेनकाइमा हरित उत्तक, पेरेनकाइमा मृदु उत्तक या स्क्लेरेंकाइमा दृढ़ उत्तक। यानी कि मृत उत्तक क्या होता है? मृत का मतलब जो एकदम कठोर हो और जो बेजान टाइप हो, तो वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन डी से रिलेटेड है, स्क्लेरेंकाइमा। अभी बताया था जो स्क्लेरेंकाइमा होता है वो पौधों में कठोरनेस लाता है यानी कि एकदम मजबूती लाता है, तो ये मृत उत्तक उससे ही रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन एकदम डी एकदम सही है। अगला प्रश्न है, जब हम उच्च श्वसन करते हैं तो श्वास नली को निपात होने से क्या रोकता है? पसलियों द्वारा सुरक्षा, उपास्थि के वलय, मजबूती पेशीय भित्ति या कशेरुदंड? तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, उपास्थि के वलय। अगला प्रश्न है, एक पुष्प के अंतरम भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पंखुड़ी या बाह्यदल? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतरम भाग को बोलते हैं स्त्रीकेसर। अगला प्रश्न है, एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज किस में बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पानी ऊर्जा में, CO2 श्राव ऊर्जा में, पानी अल्कोहल ऊर्जा में या कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा में? तो सभी को पता है अल्कोहल में कोई बदलेगा और श्राव में भी नहीं बदलेगा, तो किस में बदलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा को
पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, जो इसका मतलब है जो जल में भी और थल में भी, यानी कि धरती और पानी दोनों में रह सकता है। अगला प्रश्न है, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सभी को पता है, सबसे आसान प्रश्न है ये। 80 बार, 60 बार, 90 बार, 72 बार। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 72 बार। अगला प्रश्न है, किस में कोशिकाओं को स्थिर रूप से पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतरकोश के स्थान मिले? पैरेन्काइमा, ट्रेडिका या स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा? तो देखो, कोलेन्काइमा का भी बताया था, पौधों में लचीलापन लाता है। स्केलेन्काइमा क्या करता है? पौधों में कठोरनेस लाता है। और फिर अब बच गई कौन से 2 ऑप्शन, पैरेन्काइमा या ट्रिटिक। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा शरीर के पौधे का अंदर वाला भाग होता है। जैसे फल होता है तो फल अंदर वाला भाग होता है, तो पैरेन्काइमा आएगा इसमें। स्थिर जो अंतरकोश के स्थान मिलता है, तो ये अंदर वाला भाग होता है। अगला प्रश्न है, पेशी कोशिका में अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप किसका संचय होता है? लैक्टिक अम्ल का, ग्लूकोज का, एल्कोहल का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? तो किसका संचय होता है? हमारा सही जवाब है लैक्टिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, उस उत्तक का नाम बताइए जिसमें पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती है, जो बहुत से अंतरकोश के स्थानों को घेरती है और पोषक तत्वों और पानी को संग्रहित करता है। स्थूलकोण, अमीबा, पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा? तो क्या आएगा? अभी बताया था, जो अंदर वाला भाग होता है अंतरकोशिकीय, ऑप्शन सी, पैरेन्काइमा। अगला प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रिया किसके द्वारा होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड या लवण? बताइए किसकी वजह से होती है? हमारा सही जवाब है प्रोटीन की वजह से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है? यानी कि एकदम अंदर वाले भाग का कौन होता है? पंखुड़ी होती है, बाह्यदल, अंडप या पुंकेसर? तो जो सबसे अंदर होता है केंद्र में, तो वो क्या होता है? ऑप्शन सी, अंडप। दोस्तों, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।